Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is evidences of evolution. Evolution के evidences. हमने इस तरफ आना है. टॉपिक की तरफ आने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एंड पे आपने कमेंट्स देने हैं. हम टॉपिक की तरफ आते हैं. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. लास्ट टाइम हमने डार्विन की थ्योरी डिस्कस की थी, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. अब हमने उसके एविडेंसेस देखने हैं कि वो क्या हैं. Darwin theory of evolution was based on evidences, and these evidences comes from geographical distribution and from the fossil record. However, many new evidences comes as the knowledge of biology progressed. जो ही biology का इल्म तरक्की करता गया तो इसके बारे में नए evidences भी आते गए. And these new evidences they provide validation for the process of evolution. और ये नए आने वाले जो evidences थे, ये इन्होंने जो evolution का process था उसके अंदर एक validity जो है वो provide की. हम जो है वो देखते हैं कि evidences of evolution उसमें जो डार्विन ने अपनी जो एक बुक लिखी थी The Origin of Species by Means of Natural Selection, तो उसके अंदर दो main points हैं that are geographical distribution, biogeography and the fossil record that provides the basis for the evolution. तो हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि बायोजियोग्राफी कैसे जो है वो प्रोवाइड कर रही है एक एविडेंस एवोल्यूशन के लिए. बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोजियोग्राफी. तो लाइफ के ऊपर जो लाइफ है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बायोजियोग्राफी का नाम देते हैं. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखा था कि अर्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हमने उसमें देखा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बरआज़म ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और फिर आइलैंड्स उसके ऊपर जो है वो हमने देखे थे. जब डार्विन ने जो है अपना सफ़र वहाँ पे देखा, सफ़र अपना उस पर किया और वहाँ पे मुख्तलिफ जो उसके पार्ट थे उसके ऊपर जब उसने डिस्ट्रीब्यूशन देखी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है फ्लोरा और फाना को जब उसने स्टडी किया तो वो उसको जो एक रिकॉर्ड मिला उसने उसको एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए जो है ना बड़ी एक गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की. मिसाल के तौर पर जो हम देखते हैं कि आर्मेंडेलस ये जो है ना एक एनिमल, ये सिर्फ जो है ना हम कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है वो मिलता है और बाकी जो आने वाली इसकी जो नस्लें हैं वही उसके लिए ये एक डिसेंडेंट्स के तौर पर जो है वो यूज़ होता है और ये एक एंसेस्टर के तौर पर हम कहते हैं कि बाकी आने वाली जो नस्लें हैं उनका जो इर्तिका है वो इसी से ही हुआ. तो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जानदारों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ इन द फॉर्म फ्लोरा फाना जो मुख्तलिफ इलाकों का है उसने डार्विन को एक जो है वो एविडेंट प्रोवाइड किया कि नई स्पीशीज़ जो है वो कैसे ओरिजिनेट होने जा रही हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फॉसल रिकॉर्ड. हम देखते हैं कि फॉसल जो है ना वो क्या होते हैं. फॉसल्स आर दी डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन लिव्ड इन द इनेसिएंट जियोलॉजिकल टाइम. तो ये हम देखते हैं कि जानदारों की जो है वो मुर्दा बाकियात होती हैं जो माजी में मौजूद थीं और अब वो दफन हो चुकी हैं. हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर ये हमें मुख्तलिफ जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के जो ज़खायर हैं, पानी है, दरिया है और फिर जो लैंड है उसका जो पार्ट उसके अंदर जो हमें बाकियात मिलती हैं उसको हम फॉसल्स का नाम जो है वो देते हैं. तो ये फॉसल रिकॉर्ड भी हमें क्या करता है कि ये एविडेंस प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. इसमें भी जब हम बात करते हैं उसी जो है ना उसके सफ़र की कि जब उसने डिफरेंट पार्ट्स जो है वो विज़िट किए, आइलैंड्स जो है ना उसने देखे, तो उसमें उसने जो है वो ड्रिफ्टिंग की और फॉसल रिकॉर्ड भी कलेक्ट किया. जब फॉसल रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट किया तो ये एक जो है ना हम कहते हैं कि एक रियल रिकॉर्ड था जो डार्विन ने जो है ना वो कलेक्ट किया. ये ऐसा एक रिकॉर्ड था जो देखा जा सकता था. हमने वहाँ पे अल्फ्रेड वेलिस की भी बात की थी, उसने भी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काम किया था लेकिन उसके पास कोई एविडेंट जो है वो नहीं था. तो डार्विन के पास ये इस तरह का ये एक एविडेंट था इन द फॉर्म ऑफ फॉसल्स जो उसके एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए एक गाइडलाइन के तौर पर जो है वो काम कर रहा था.
ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो हमें विजुअल जो है ना फसल, ये विजुअल रिकॉर्ड प्रोवाइड जो है वो हमें कर सकता था, जिसके मुताबिक जो है ना हम कहते हैं कि जो प्रोक्रियाट्स हैं दे आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ। प्रोक्रियाट्स जो है वो तमाम जो लाइफ है उसके जो है वो एंसेस्टर्स हैं। दे प्रिडिक्ट दैट बैक्टीरिया प्रोसीड यूकैरियोटिक लाइफ इन दी फॉसल रिकॉर्ड्स। और जब हम देखते हैं इस रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुकम्मल जो है ना हमें एक सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इस सीक्वेंस में हम कहते हैं कि जो फॉसल फिशेज हैं ये अर्लीस्ट जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं, फिर उसके बाद एम्फीबियंस जो है वो आते हैं, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स। तो हम कहते हैं कि ये फॉसल रिकॉर्ड ही है जो हमें एक मुकम्मल सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और यही वो सीक्वेंस है जो वर्टिब्रेट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। वर्टिब्रेट्स की हिस्ट्री कैसे हुई, ये रिकॉर्ड बिल्कुल एंड उसके मुताबिक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये फॉसल रिकॉर्ड जो है वो एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर एक जो है ना एविडेंस के तौर पर जो है ये मौजूद है। फिर उसके बाद जो है ना ये कुछ न्यू एविडेंसेस हैं। जो ही बायोलॉजी का इल्म तरक्की करता गया उसके बाद जो है ना ये नई राहें जो है वो खुलती गईं, और उन्होंने भी एवोल्यूशन के लिए जो है ना ये एविडेंस जो है ना वो प्रोवाइड किए। उसमें हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर हम बात करते हैं होमोलॉजी एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर। व्हाट इज होमोलॉजी एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर? होमोलॉजी इज द सिमिलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सम कॉमन एंसेस्ट्री। और फिर हम बात करते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट हैव सम कॉमन एंसेस्ट्री। तो इसके अंदर जो है ना हम कंपैरेटिव एनाटॉमी को डिस्कस करने से पहले हम दो चीजें जो है ना यहाँ पे देखेंगे, देन फिर हमें ये चीज क्लियर होगी कि ये कैसे जो है ना वो एक एविडेंस प्रोवाइड कर रही है। उसमें पहली बात है होमोलोगस ऑर्गन्स एंड देन एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स जो है ना ये क्या होते हैं और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात जब हम करते हैं कि दीज आर द ऑर्गन्स दैट आर स्ट्रक्चरली अलाइक बट फंक्शनली डिफरेंट। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो हम कहते हैं कि एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जांपल जो है ना वो हम देखते हैं कि जो 4 लिम्स हैं ह्यूमंस के, कैट्स, व्हेल्स एंड सम अदर मैमल्स, तो हम जब इनकी बात करते हैं इनके 4 लिम्स की, कि इनकी स्ट्रक्चर तो एक जैसी है, लेकिन जो है ना हम कहते हैं कि क्या है कि इनके स्ट्रक्चर कैसे है कि इनके मसल्स की जब हम बात करते हैं कि वो जो है ना वो सेम होते हैं, और फिर जब जो है ना हम कहते हैं कि क्या होता है कि इनके जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो है ना वो इसके डिफरेंट होते हैं। आप जो है ना वो देख लें 4 लिम्ब को, ह्यूमंस के अंदर इसका फंक्शन, कैट्स के अंदर, व्हेल्स के अंदर उनके फंक्शन जो है ना वो हमें डिफरेंट जो है वो नजर आते हैं। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम नाम जो है वो दे रहे होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स का। और इस लिहाज से जो एवोल्यूशन हुई उस एवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो हमें यहाँ पे इस पॉइंट से जो है क्लियर होगी कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये ऐसी एवोल्यूशन है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली तो अलाइक हैं, यानी हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये ऑर्गन्स हैं जो स्ट्रक्चर तो इनकी एक जैसी है, लेकिन आगे चलकर फिर जो है इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो है ना क्या हो जाते हैं कि डिफरेंट हो जाते हैं। मीन्स के आगे चलकर जो है ना जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, जो हालात उनको मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके फंक्शन भी उसी के मुताबिक हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इस तरह के एवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का जो है वो हम नाम देते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनका अगर हम तकाबली जायजा लें तो फिर हमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे मिलते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो एक जैसी होती है, लेकिन उनके फंक्शन जो है वो क्या होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर एक जैसी है मीन्स कि उनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री है, और फिर आगे चलकर फिर इनके फंक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं कि डिफरेंट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है ना दूसरा बात करते हैं कि एनालोगस ऑर्गन्स ये कैसे होते हैं। ये उसका बिल्कुल जो है ना वो उलट है। यहाँ पे हम कहते हैं दीज आर दी ऑर्गन्स दैट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। वहां पे हमने कहा था स्ट्रक्चरली अलाइक, यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली अलाइक। कि काम जो है वो इनका क्या है कि एक जैसा है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है कि डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स के विंग्स हैं, बर्ड्स के, बैट के, ये हम कहते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर जो है इन विंग्स की वो डिफरेंट होती है।
लेकिन फंक्शन क्या है इनका सेम है कि इसको फ्लाइंग करने के अंदर जो है ना ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को जो है वो हम नाम देते हैं एनालोगस ऑर्गन्स का। और इस लिहाज से जो एवोल्यूशन हुई, जो है ना एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको जो है ना फिर कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि ये एक ऐसी एवोल्यूशन है जो कन्वर्जेंट कहलाती है। डाइवर्जेंट में हमने कहा कि एक पॉइंट से जो है ना जो स्ट्रक्चर थी वहां से ये फंक्शन इनके डिफरेंट हो रहे थे। यहाँ पे हम कहते हैं कि इधर जो है ना फंक्शन जो है वो इनका एक ही था, लेकिन जो है ना क्या था कि जो ही आगे फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो फिर इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती गई। तो इस लिहाज से जो ये एवोल्यूशन है दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको जो है हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का जो है वो नाम देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक टर्म है हमारे पास वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। ये कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो जानदारों में ये माजी में तो मौजूद थी, लेकिन आगे चलकर इनका कोई काम न रहा और ये फंक्शन लेस जो है ये हो गई इस तरह की स्ट्रक्चर्स। तो सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स एंड द ऑर्गन्स आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। इस तरह के ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम देते हैं। तो ये भी एक एविडेंट के तौर पर जो है ना ये है कि कुछ स्ट्रक्चर्स माजी में जानदारों के अंदर मौजूद थी और फिर बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो गई। यानी हम देखते हैं कि जो उनकी एंसेस्ट्री है वो सेम है और आगे चलकर जो कंडीशंस मिलती गई स्पीशीज को उसके मुताबिक वो ढलती गई, उसके मुताबिक वो बनती गई। तो ये भी एक एविडेंट के तौर पर हमारे पास जो है ना मौजूद है। हम देखते हैं कि हमारे इंसान के अंदर जो एक अपेंडिक्स जो है ना ये मौजूद है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फंक्शनलेस है। हम देखते हैं कि कान के अंदर ये जो मसल्स हैं यहाँ पे, ये भी एक ऐसे ऑर्गन्स के तौर पर मौजूद हैं जो रूडिमेंट्स होते हैं, काम कोई नहीं होता। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम कहते हैं कि दीज आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। जैसे हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखा, ऐसे हम एम्ब्रियोलॉजी को देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या है। हम कहते हैं कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स पासेस थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो जानदार जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो आपस में क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो तकरीबन सिमिलर स्टेजेस होती हैं। कैसे? हम देखते हैं कि जो गिल पोचेस हैं, ये जितनी भी वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट कर रहा होता है उसके अंदर गिल पोचेस जो है वो डेवलप होते हैं। तो शो करते हैं कि तमाम जो वर्टिब्रेट है उनमें ये डेवलप हो रहे हैं। लेकिन आगे चलकर ये क्या होता है कि कुछ जानदारों के अंदर, हम फिशेस के अंदर कहते हैं कि ये डेवलप हो जाते हैं गिल्स के अंदर जो है ना, ये आगे गिल्स गलपड़े उसमें चेंज हो जाते हैं। और जब हम इंसान के अंदर, मैमल्स के अंदर इसकी बात करते हैं तो ये फिर यूस्टेकियन ट्यूब्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी शुरू में तो ये मौजूद हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ जानदारों के अंदर ये जो है ना वो जो है ना गिल्स बना रहे हैं, और कुछ के अंदर जो है ना ये यूस्टेकियन ट्यूब उसमें जो है ना ये कन्वर्ट हो रहे हैं, जो हमें क्लू दे रहे हैं कि जो जानदार शुरू के अंदर मौजूद थे उनमें ये स्ट्रक्चर्स थी, बाद में ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर कंडीशंस के मुताबिक जो है ये चेंज हो गई। तो इस लिहाज से हमें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी भी एविडेंस प्रोवाइड कर रही है एवोल्यूशन के बारे में। लास्ट पॉइंट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ये स्पीशीज के दरमियान फाउंड इन देयर डीएनए, प्रोटीन एंड जीन्स, के एक जो है ना स्पीशीज के अंदर एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पाया जाता है। किसके अंदर? उनके डीएनए, प्रोटीन और जीन्स के अंदर हम बात करते हैं। तो जब हम इसकी जो है वो बात करते हैं डीएनए की, प्रोटीन की, जीन्स की, तो ये जानदारों के अंदर हम देखते हैं जीन्स का सीक्वेंस, प्रोटीन के अंदर उसके जो मोनोमर्स होते हैं उसका सीक्वेंस, ये हमें क्लोजली रिलेटेड जो है ये मिलता है। और फिर जो है ना ये इनके अंदर हम कह सकते हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इन स्पीशीज के अंदर। और इसकी सबसे एक बेहतर जो है वो हम एग्जांपल दे सकते हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड का जो है ना हम देखते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर और जो है ना प्रोटीन की तैयारी के अंदर जो है ना जब इसका मैकेनिज्म होता है तो ये जो है वो तकरीबन तमाम जानदारों के अंदर इसका जो सीक्वेंस है या इसका हम कह लें कि जो प्रोसेस है वो हमें क्लोजली रिलेटेड जो है वो मिल रहा है। सो इस लिहाज से हम कहते हैं कि जितनी भी जानदार हैं दे हैव सम
कॉमन जेनेटिक कोड, कि उनके अंदर जो है ना ये कॉमन जेनेटिक कोड होता है जो जीन्स के सीक्वेंस, प्रोटीन की सिंथेसिस, इस लिहाज से जो है ना हम कह सकते हैं कि इनमें एक रिलेशनशिप है. सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आल्सो प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन. So this is all about the evidences about the mechanism of the evolution. ये प्रोसेस जो है एवोल्यूशन का कैसे हुआ और उसके अंदर जो है ये एविडेंसेस जो है वो आपको कैसे किस लिहाज से जो है ना ये मिलते हैं. तो ये आपने सारे इसके बारे में देखा है. अब हमने देखना है थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है होल का होल के राइट डाउन और एक्सप्लेन दी एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन. तो अलहदा जो है ना इसके बारे में एक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. कैसे कि हाउ डज biogeography provide evidence for evolution, how does fossil record provide evidence for evolution, how does comparative anatomy provide evidence for evolution, how does जो है comparative embryology provide evidence for evolution, and how does molecular biology provide evidence for evolution. तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. थैंक यू.